Hello class 12th, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 3rd, we studied about privatization. Privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the entrepreneurs in the private sector. Privatization can be done in two ways: by transferring the ownership and management of public sector companies from government to private, and by disinvesting. Then we talked about the positive impact of privatization, that was privatization improved the efficiency of management, it created the financial discipline, it helped in reduction in the deficits, it created the competition in domestic as well as in international market, it helped in diversifying the production, and the last one, it increased the foreign direct investment. Then we talked about the negative impact of privatization. There was neglect of the social interest, highly priced goods, monopolistic control, and there was hindrance in achieving the objective of full employment. So that all we studied lastly. Now today we will talk about globalization, changes made by globalization on Indian economy, and the positive and the negative impact of globalization. So globalization means integrating the national economy with the world economy by the removal of barriers on international trade and capital movements. तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटीग्रेट करना, जोड़ना नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। और जोड़ेंगे कैसे? आपके जो भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटा के। सो ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटीग्रेट करना नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, इंटरनेशनल बैरियर्स को हटा के। ग्लोबलाइजेशन आउटकम है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का। जैसे कि लिबरलाइजेशन में हम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वेरियस उनको हटा देते हैं, और प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन होता है। इट एम्स एट क्रिएटिंग द होल वर्ल्ड बाउंडलेस। तो ग्लोबलाइजेशन का जो एम है वो क्या है? पूरे वर्ल्ड को सीमा रहित बनाना, बाउंडलेस बनाना, यानी कि किसी भी तरह की बाउंड्री किसी देश के बीच ना रहे और ओपनली सब जगह से हर तरीके से ट्रेड हो सके। सो ग्लोबलाइजेशन यानी कि नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना और ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करना, ये आउटकम है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का, और इसका एम है पूरे वर्ल्ड को बाउंडलेस बनाना। अब देखेंगे क्या क्या चेंजेस लाए गए ग्लोबलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी में। सो फर्स्ट इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, हाई टेक्नोलॉजी और हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ में 40 से 51% तक। दूसरा है डिवेल्युएशन ऑफ रुपीज़। तो 1991 में जुलाई में डिवेल्युएशन किया गया 20% ऑफ द इंडियन करेंसी का, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट हमारे घटे और हमारा फॉरेन रिजर्व क्रिएट हुआ। नेक्स्ट स्टेप लिया गया रिमूवल ऑफ द कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। तो जितने भी तरह के फॉरेन ट्रेड कंट्रोल थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, उन सबको हटाया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम रिडक्शन ऑन द कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैरिफ इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो भी कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ्स थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, उनमें भी रिडक्शन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब मॉडिफिकेशन लाया गया आपके टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में भी, जैसे कि अब किसी भी तरह का परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहते हैं बाहर। तो नाउ नेक्स्ट इन द लास्ट वन, तो इंटीग्रेट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ यूनियन बजट 1992 और 93 में इंडियन रुपी को पार्शियली कन्वर्टेबल बनाया। देन रुपी वाज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल इन 1993 एंड 94। उसके बाद 93 और 94 में मनी को फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया गया। तो आखिर ये कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल एंड फुल्ली कन्वर्टेबल है क्या, वो समझते हैं।
1991 से पहले जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो हमारे यहाँ सिस्टम था वो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है और उसी रेट पे एक्सचेंज किया जाता है। पर 1991 के बाद ये एक्सचेंज रेट में चेंजेस लाए गए, मार्केट फोर्सेस के आधार पे इसे छोड़ दिया गया, जिससे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें आपकी जो करेंसी होती है वो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करेंसी की उस रेट के आधार पे कन्वर्ट होती है। तो पार्शियली कन्वर्टेबल यानी कि जब हम थोड़ा करेंसी को कन्वर्ट कर पाएँ, जो कि 1991 एंड 92 में था, फुल्ली कन्वर्टेबल ये बनी 93 और 94 में। ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट रहे हमारी इंडियन इकनॉमी में। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को। तो पहला है ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। तो अब हमारी पहुंच में था ग्लोबल मार्केट। कैसे था हमारी पहुंच में? अब हम कुछ भी विदेशी सामान इजीली खरीद सकते थे ग्लोबलाइजेशन के कारण। और अब हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट नेशंस के ग्लोबल एक्सप्लोजर होने के कारण। नेक्स्ट है इसमें एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हमारे देश में उस टाइम बहुत सी MNCs खुलने लगी, तो उसके कारण हमारे देश की टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट आया, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई। नेक्स्ट देखेंगे अब बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जैसे कि हमारा देश उस टाइम डेवलपिंग कंट्री था, तो उस समय यहाँ पर जो भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री थी, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो इन सब को भी बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिला यहाँ पर, जैसे कि ये सारी चीज़ एक्सपोर्ट होने लगी और इन्होंने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ किया इस तरीके से। सो एक बार रिवाइज करते हैं इनको। तो पहला इसमें हमारे पास अब ग्लोबल मार्केट था, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास थे। दूसरा एडवांस टेक्नोलॉजी अब हमारे पास आई ग्लोबलाइजेशन के कारण। और तीसरा जो भी हमारे देश की लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, अब उनका भी डेवलपमेंट होने लगा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सो अब डिस्कस करेंगे हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में ग्लोबलाइजेशन के। तो पहला है बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्योर मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा ग्लोबलाइजेशन का कि इसका जो ज़्यादा बेनिफिट उठाया वो उठाया आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। जैसे कि हमारी कंट्री उस टाइम डेवलपिंग नेशन थी, तो जो भी हमारे देश के प्रोडक्ट थे इतने वेल डेवलप्ड नहीं थे, जबकि जो अदर कंट्रीज़ के थे वो वेल डेवलप्ड थे। इससे उन्हीं के प्रोडक्ट ज़्यादा बिके और इंडियन को इसका खासा बेनिफिट नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन compromises the welfare and identity of the people belonging to poor countries। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरह से इग्नोर कर देता है पुअर कंट्रीज़ एंड उनके वेलफेयर को, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में केवल क्या होता है, हमारे पास वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं। अब हम चूज़ उसे ही करते हैं जो हमें बेस्ट लगेगा, और बेस्ट होगा उसी नेशन का जो कंट्री ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगी। तो इससे होता ये है कि जो पुअर नेशन है वो डेवलप इतना नहीं हो पाते हैं और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करना होता है। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ये ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट इन द लास्ट वन, मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग नेशन एंड द पीपल। तो ग्लोबलाइजेशन का जो मार्केट है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ाता है दो नेशन के बीच की और पीपल्स के बीच की। सो ये देखें हमने कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पहला था इसमें कि ग्लोबलाइजेशन केवल रिच या डेवलप्ड कंट्रीज़ को बेनिफिट देता है। दूसरा इसमें था कि ग्लोबलाइजेशन इग्नोर करता है वेलफेयर पुअर कंट्रीज़ का। और तीसरा देखा हमने कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ाता है या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो सबसे पहले आज हमने देखा ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेट करना अपनी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। उसके बाद हमने चेंजेस देखे, क्या क्या चेंजेस लाए गए ग्लोबलाइजेशन के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में। तो इसमें हमने पहला देखा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया गया 40 से 41% के लिए। डिवैल्यूएशन किया गया इंडियन रुपी का। फॉरेन ट्रेड में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी
जो भी कंट्रोल थे उनको हटाया गया, रिडक्शन किया गया आपकी कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स में, एंड गवर्नमेंट के द्वारा पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ की गई हमारी करेंसी के लिए। उसके बाद हमने देखे पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा कि अब हमारे पास ग्लोबल मार्केट एसेसिबल था, एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, और हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बेटर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स थे। नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि जो ग्लोबलाइजेशन था इससे फ़ायदा केवल डेवलप्ड कंट्रीज़ को हुआ। ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइज़ करता है पुअर नेशन के डेवलपमेंट को। एंड लास्ट पॉइंट था इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ाता है ग्लोबलाइजेशन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।